नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना काल में कोविड-19 के कारण पूरे देश में उद्योग धंधों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुए, निवेश प्रभावित हुए, शेयर मार्केट प्रभावित हुए। बावजूद इसके मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ऐसा बिरला और अनूठा शहर था जिसने कोरोना काल में भी बेहतरीन प्रगति की, आपदा में अवसर ढूंढे और मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्रांति का एक नया इतिहास रचा। इसका बहुत हद तक श्रेय जाता है मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन सक्सेना जी को। रोहन सक्सेना जी 2007 बैच के डिप्टी कलेक्टर हैं। उज्जैन में रहे हैं, बुरहानपुर में रहे हैं, इंदौर में विभिन्न पदों पर काम किया है, नगर निगम में रहे हैं, जिला पंचायत में सीईओ रहे हैं और फिलहाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं MPIDC के। रोहन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। रोहन जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एक लैंड पुलिंग की बड़ी चर्चा पूरे देश में है और कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने, किसानों ने स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें दी हैं और बगैर लेगिस्लेशन के, बगैर कोई कोर्ट कचहरी के आपको ज़मीनें मिल गई विकास के लिए और किसान आपके साथ आ गए। और एक मध्य प्रदेश में बड़ा, बल्कि देश में मैं कहूँ, एक बड़ा अच्छा मॉडल बन सकता है कि किसान और उद्योग साथ मिलकर काम करें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया है कि उद्योग और किसान अगर साथ आ जाएंगे तो एक नया भारत, एक नया इतिहास लिखा सकता है। जी, इसकी शुरुआत लगभग 5-6 साल पुरानी है। तो जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तो हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। लैंड पूलिंग में जब लैंड हम जब भी देखते हैं, या तो गवर्नमेंट लैंड होती है या किसी प्राइवेट पर्सन की लैंड होती है। तो गवर्नमेंट लैंड तो एक्वायर करने में कोई दिक्कत आती नहीं है। जहाँ प्राइवेट लैंड की बात आती है तो हमेशा से ये एक दिक्कत रही है कि जो भी, जिनकी भी लैंड है, उनको उस डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। ये हमेशा हम लोग मिस करते रहे हैं। हमारा कोशिश यही रहती थी कि हम लैंड किसी भी तरह कंपलसरी एक्विजिशन से ले लें या आपसी सहमति से ले लें और फिर उसमें पूरा एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट करें। इस प्रोसेस में हम लोगों ने जब डिस्कशन कर रहे थे तो एक तो किसानों का ये मत था कि क्योंकि उनके ज़मीन जा रही है और वो उस ज़मीन से बरसों से जुड़े हैं तो एक इमोशनल वैल्यू भी अटैच्ड है उससे, तो वो चाहते थे कि वो उस डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा बने और वहाँ पे वो कुछ ज़मीन रिटेन कर सकें। इस तरह से जब हम लोगों ने कई दौर की बातचीत की और हमें ऊपर से गाइडेंस मिलता रहा तो एक ऐसा मॉडल बना जिसमें ये कहा गया कि आप कुछ हिस्सा तो जो किसान हैं उनको आप कैश के रूप में दें ताकि वो अपना जो आगे का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकें, और बाकी हिस्सा जो ज़मीन का है वो उनको डेवलप करके वापस करें। और जो आप कैश में देते हैं वो भी बाजार मूल्य से या जो कलेक्टेड रेट है उससे दुगना दे रहे हैं? देखिए, इसमें जो डिसाइड हुआ है कि जो भी कलेक्टर गाइडलाइन रेट है उसका डबल, मतलब जो अगर कलेक्टर गाइडलाइन रेट 100 रुपये है तो 200 रुपये, तो डबल करके हम उनको पूरा कॉम्पनसेशन कैलकुलेट होता है। फिर उसका 20% जो राशि है वो हम कैश के रूप में उनको तत्काल दे रहे हैं और वो ज़मीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट उनको मिलता है कि जिस जगह वो चिन्हांकित करेंगे उस जगह पे आवासीय या कमर्शियल प्लॉट उनको हम MPIDC द्वारा विकसित करके उनको उसी दर पे वापस किया जाएगा। इस योजना में आपको कितने हेक्टेयर ज़मीन और कितने किसानों की ज़मीन आपको अब तक मिल चुकी है? देखिए, फिलहाल हमारे पास जो हमने नोटिफाई कर दिया है वो लगभग 586 हेक्टेयर ज़मीन हमको मिल चुकी है और उसमें लगभग 130 किसान हमारे साथ हैं। ये वो हैं जो नोटिफाई हो चुका है। उसके बाद भी ये प्रोसेस लगातार जारी है और लगभग 500 हेक्टेयर ज़मीन और हमारे पास सहमति के रूप में आ चुकी है, जिसका हम अभी तैयारी कर रहे हैं। उसमें पूरी प्रक्रिया अब हम फॉलो करके उन किसानों की सहमति लेके भी उनको भी अब कॉम्पनसेशन बांटने की प्रोसेस। लगभग 12,000 हेक्टेयर ज़मीन आपको चाहिए, तो ये संभव हो पाएगा? हमारे जो निवेश क्षेत्र है पीथमपुर का, वो लगभग 12,000 हेक्टेयर का है। उसमें हमने उसको अलग अलग फेजेस में बांटा है। तो जो अभी जिस फेज़ में हम बात कर रहे हैं वो फेज़ जो 4 और 5, जो पीथमपुर सेक्टर 4 और 5,
उसमें लगभग हमको 2000 हेक्टेयर की का हम जो डेवलपमेंट करेंगे, उस 2000 हेक्टेयर में से 1000 हेक्टेयर के ऊपर ज़मीन आज हमारे पास आ चुकी है। बाकी जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे सभी किसान भाइयों की सहमति हमें मिलती जा रही है। बहुत जल्दी हमें ये पूरी 100% सहमति हमें मिल जाएगी। पहले किसानों को बड़ा आक्रोश हुआ करता था, उनकी ज़मीन ले ली जाती थी, जबरिया तौर पर ज़मीन ले ली जाती थी, इसको आप कंपलसरी बोलते हैं, अनिवार्यता बोलते हैं। लेकिन अब जो सीन बदला है, जो आपकी अधिग्रहण करने की जो नई तरीका है, इसके बाद किसान खुश हैं, उन्हें लगता है कि उनकी ज़मीन जो जा रही है, जिसको वो अपनी माँ मानते हैं, जिसको वो अपनी रोजी रोटी का साधन मानते हैं, उनके साथ आर्थिक रूप से कुछ गलत नहीं हो रहा है, ऐसा उनको लगता है? दोनों तरीके से, आर्थिक रूप से भी नहीं और एक इमोशनल वैल्यू है उससे भी नहीं। आर्थिक रूप से इसलिए नहीं कि 20% राशि, एक तो डबल हम कलेक्टर गाइडलाइन का डबल रेट दे रहे हैं जो कि एक लैंड एक्विजिशन का नॉर्मल रूल है। दूसरा 20% तत्काल दे रहे हैं, और तीसरा जो उनको लैंड जिस फॉर्मेट में हम डेवलप करके देंगे अगले 2 या 3 साल के अंदर, उसमें डेवलप प्लॉट्स उनको उनकी चिन्हांकित जगह पे हम डेवलप करके दे रहे हैं, जहाँ पे उन सभी किसानों ने मिलके हमें सहमति दी है कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में हमें प्लॉट्स चाहिए। तो जो प्लॉट MPIDC जो डेवलप करके उनको देगा तो उसकी कीमत वैसे ही बहुत अप्रिशिएटेड रहेगी। तो उनके इकोनॉमिक जो हित हैं उनका भी पूरा वो ध्यान प्लाट उसमें वो रखा किसको जाए। बेच सकेंगे? उद्योगपतियों को ही बेचना जरूरी वो रहेगा या किसी को भी बेच सकते हैं? वो प्लॉट ओपन फॉर उनके स्वामित्व के प्लॉट रहेंगे। दे उनके पास एक पूरा ऑप्शन है, वो स्वयं उसको रिटेन करें, किसी उद्योगपति को दें, किसी प्राइवेट प्लेयर को दें, या कोई अलग मॉडल से उसको डेवलप करें, या वो उस जमीन पर मकान बना दें और किराए पे, पूरी बड़ी इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को एक मकान चाहिए। कॉलोनी बना के भी वो सेल आउट कर सकते हैं, खाली प्लॉट बेच सकते हैं, मल्टी बना के बेच सकते हैं। बहुत सारे मतलब विकल्प उनके पास, हमने उनको फ्री रखा है। मतलब उनके स्वामित्व की जमीन रहेगी, हम पूरा डेवलपमेंट करके उनको हैंड ओवर करेंगे। आप केवल पीथमपुर को फोकस करेंगे या और भी मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं, इंदौर के आसपास मंदसौर है, नीमच है, उज्जैन है, क्या इस तरफ भी, या खरगोन की तरफ आप जाएं तो अंजड़ की तरफ जाएं, बड़वानी में, वहाँ भी कुछ संभावना, इस तरह कुछ क्लस्टर बनाने की आपके पास कोई योजना है? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। हम अभी क्योंकि लैंड पुलिंग की बात कर रहे थे, निवेश क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो निवेश क्षेत्र पहला जो डिक्लेयर हुआ है वो पीथमपुर में हुआ है। तो अभी जो प्रोसेस चल रही है वो पीथमपुर में चल रही है। हमने 2 प्रस्ताव MPIDC इंदौर ने अभी हमारे हेड ऑफिस को भेजे हैं, जिसमें एक रतलाम का क्षेत्र है और दूसरा देवास का क्षेत्र है। रतलाम में जैसा कि आपको पता है कि इंदौर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जो अभी नया एक एक्सप्रेसवे 8 लेन का सुपर एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो उसका एक जो एग्जिट है वो रतलाम में निकलता है। उसके पास हमने लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन हमने अभी अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा। इसी फार्मूले से करेंगे आप, यही किसानों वाला? जी बिल्कुल वही। तो उसमें उस 1500 हेक्टेयर में जितनी शासकीय जमीन है उसके अलावा कुछ प्राइवेट जमीन भी आ रही है, उसको भी हमने प्रस्ताव भेजा है, उसको निवेश क्षेत्र घोषित किया जाए और उसको भी फिर हम लैंड पुलिंग के माध्यम से उसको एक्वायर करेंगे। क्योंकि ये रतलाम में स्थित है और वो दिल्ली मुंबई से इक्वल डिस्टेंस पे है और हम एक्सप्रेसवे के एकदम एग्जिट पे बैठे हैं, तो वहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे 6-6 घंटे में या हम दिल्ली पहुँच सकते हैं या मुंबई पहुँच सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब और इंडस्ट्रियल हब बनने की संभावना उस क्षेत्र में है। हमने वो उसका एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बना के उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये प्रस्ताव भी चला गया है। बहुत जल्दी हम इसको भी, जैसे ही हमें राज्य शासन से उसका अप्रूवल मिलेगा, हम आगे की इसमें कार्रवाई शुरू कर देंगे। और पॉलिटिकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस संबंध में हमने राज्य शासन से मार्गदर्शन और चर्चाएं भी शुरू कर दी हैं। तो एक सेक्टर वो हुआ। दूसरा, इंदौर और भोपाल के बीच में जैसे देवास का जो बाईपास है, उसके पास देवास एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया भी रहा है, तो उसके आसपास हमने एक पूरा एक निवेश क्षेत्र जो भोपाल बाईपास से, जो देवास बाईपास से निकलता है, उसके आसपास का लगभग 800 हेक्टेयर का एरिया हमने अभी चिन्हांकित करके राज्य शासन को भेजा है और उसको भी हम सिमिलर जैसा लैंड पुलिंग पॉलिसी है उसको अप्लाई करके निवेश क्षेत्र के रूप में घोषित करेंगे। तो ये 2 तो हमने तत्काल रूप से किए हैं, तात्कालिक, और इसमें भी हम प्रोसेस हम आगे बढ़ाएंगे। मंदसौर, नीमच, इस तरफ उज्जैन, इस तरफ कोई योजना नहीं या अन्य योजनाएं क्या हैं? नहीं, हमारी ये तो निवेश क्षेत्र हुआ। बाकी जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल हमारे पार्क्स हैं वो हर जगह हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक करके। नीमच में झांझरवाड़ा हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ मैंने लगभग 2 महीने पहले विजिट किया था, तो वहाँ लगभग 190 प्लॉट थे और हम लोगों ने वो प्लॉट, मेरे जाने तक लगभग 3 या 4 प्लॉट ही सेल हुए थे, बाकी लोगों का इंटरेस्ट नहीं था।
हम लोगों ने उनसे विभिन्न दौर में चर्चाएं की और उनका जो भी प्रॉब्लम थी उनको समझाइश दी। तो आज की डेट में लगभग 90% वो बुकड आउट हो गया है। लोगों ने उसमें जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है और वो हमने उनके प्लॉट की बुकिंग भी कर दी है। बहुत जल्दी वहाँ पे इंडस्ट्री लगना भी चालू हो जाएंगी। जैसे कि आपने कहा कि इतने सारे प्लाट खाली थे, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो यूएसपी थी वो थी सस्ती ज़मीन। जी मगर अब एकेवीएन अपनी ज़मीनों के दाम बहुत बढ़ा रहा है, जी। महंगी करती जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ज़मीन उद्योगपति को महंगी मिलेगी तो वो क्यों आएगा? वो क्यों हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली छोड़कर इंदौर आएगा? नहीं, उसका एक हर जगह है वो जो आप बोल रहे हैं वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। अभी जो एक नोटिफिकेशन एमपीआईडीसी ने जारी किया है वो स्पेशली फॉर पीथमपुर है और पीथमपुर में ये देखा गया कि जो हमारा 4 और 5 जो निवेश क्षेत्र आ रहा है उसमें हमारी लैंड कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट मिला के जो एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस एमपीआईडीसी को आएगा उसी रेट को इक्वल करने के लिए आसपास के एरियाज़ का रेट हमने इक्वल किया है ताकि जो डिस्पैरिटी है कि कहीं एक जगह बहुत सस्ती ज़मीन है उसके बगल में एक महंगा इंडस्ट्रियल प्लॉट है, इस तरह की डिस्पैरिटी ना आए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा नया निवेश क्षेत्र में नया जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है उसका जो प्राइस है वो हम जस्टिफाई कर सकें आसपास के प्राइस को इक्वल करके। कोरोना काल में क्या असर पड़ा? कोरोना काल के अंदर जो पूरे देश की या पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर आया, उसके बावजूद भी यहाँ पर इंदौर में खूब संभावनाएं बनी और किसी ने किट बनाना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ और काम शुरू कर दिया। तो ये कैसे संभव हो पाया और आपने कितना उसमें डेवलपमेंट कर पाया अपने विभाग की मदद से? देखिए, कोरोना एक बहुत बड़ी एक कैलेमिटी के रूप में आया, लेकिन हम उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के इन्वेस्टमेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये रही। इस तरह से कि जो पहले चाइना से या दूसरे और देशों से जो निर्यात होता था उससे लोगों का मोहभंग हुआ, कई जगह रिस्ट्रिक्शंस लगे, तो अब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम सेल्फ रिलायंट हों, बहुत सारी चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते थे वो खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में हम डेवलप करें। एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो था पीथमपुर में, एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है फार्मास्यूटिकल का, उनकी जो ग्रोथ इस पिछले 8-10 महीने में रही है वो बहुत फिनोमिनल रही है। जो नॉर्मल ईयर्स रहते थे उससे लगभग डबल रेट की ग्रोथ उनकी रही है। क्योंकि एक तो ये रहा कि कोरोना में इस तरह का एक डिमांड ज़्यादा रही दवाइयों की और उन लोगों को हमने रिलैक्सेशन भी राज्य शासन ने दिया, तो उनको पूरे लॉकडाउन के समय वो यूनिट्स ऑपरेशनल रही, फुल कैपेसिटी में उन्होंने काम किया। तो एक तो उनका नॉर्मल प्रोडक्ट लाइन उनकी बढ़ी। दूसरा, जो कोरोना रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, जैसे आपने कहा पीपीई किट बनाना था या मास्क और इस तरह के HCQ भी दवाइयाँ हमारे ही बनी। HCQS का एक यहाँ पे फैक्ट्री थी, उसमें मतलब जो हमारी यूनिट है उससे पूरे हिंदुस्तान में HCQS भी गया। तो जितने इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे, और आगे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो वैक्सीन प्रोडक्शन है उसकी भी कोई यूनिट हम यहाँ पे इनवाइट करें। तो हमारा एक तो SEZ है जो पीथमपुर में SEZ 1 और 2, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल का बहुत फिनोमिनल ग्रोथ रहा। और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है उसमें हमारा जो SIP स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है और जो पीथमपुर के अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें फार्मा यूनिट्स ने बहुत बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया और अब इस हिसाब से डिमांड के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाइयों की डिमांड बहुत बढ़ी इस दौरान। तो हमने ये भी कोशिश की है कि एक जगह आयुर्वेदिक का एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्लस्टर हम डेवलप कर सकें, क्योंकि अभी ये जो आयुर्वेदिक के जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, बाबा रामदेव भी आना चाहते थे, उनका एक इन्वेस्टमेंट है पीथमपुर में। अब उनके बिजनेस टर्म्स के हिसाब से वो बहुत जल्दी वो शुरू करेंगे अपना कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर, उनका एक ऑलरेडी है। बाकी जैसे बड़े बड़े नेम है, डाबर ऑलरेडी हमारे यहाँ आ चुका है, उसमें इन्वेस्टमेंट अभी शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे जो जितने हैं, इंदौर में लगभग 100 के आसपास ऐसे यूनिट्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि आप हमें एक स्पेसिफाइड एक एरिया दे दें और वहीं पे हम पूरा 100 लोग एक साथ यूनिट बनाएंगे और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आयुर्वेदिक का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। तो ये एक इस तरह का हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर रहे हैं कि ये क्लस्टरिंग हो जाए और क्लस्टरिंग के साथ साथ हम उनको अब अन्य सुविधाएं दे सकें ताकि वो आगे बढ़ें। रोहन सर, क्या मैं जान सकता हूँ या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि पिछले कुछ 6 महीने में 8 महीने में जब से आप आए हैं, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया है, कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होकर शुरू हुए हैं? देखिए, मैं लगभग 4.5 महीने मुझे हुए हैं ज्वाइन करे हुए, और इस दौरान लगभग 250 से अधिक यूनिट्स को हमने LOI जारी किया है।
मतलब 250 अलग अलग प्रपोजल्स हमारे पास आए हैं, जिनका प्रस्तावित अगर हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें तो वो लगभग 20,000 करोड़ के आसपास आता है, जो वो अभी से लेके अगले 5 साल में अलग अलग स्टेजेस में इन्वेस्ट करेंगे। और करीब 12 यूनिट्स ऐसी हैं छोटी बड़ी, मतलब बड़ी मेगा यूनिट्स, जो जिनका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ऊपर है, उन्होंने अपना काम प्रोडक्शन चालू किया है। तो 12 मेगा यूनिट्स ने चालू किया है, लगभग 250 के आसपास हम लोगों ने एलओआईज दिए हैं और सब जगह काम अभी चालू हो गया है। इसमें खास बात यह है कि पीथमपुर तो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट मैग्नेट है, तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आपको इनवाइट करना है कंपनीज़ को। लेकिन अलग अलग छोटे छोटे ज़िले जैसे मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, इसके साथ बुरहानपुर हुआ, खरगोन हुआ, ऐसी जगहों पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स अभी हम लोगों ने अट्रैक्ट किए हैं। तो यहाँ जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, यहाँ बहुत हैवी बुकिंग्स हुई हैं और उन बुकिंग के साथ साथ लोगों ने अपना काम चालू किया है। तो एक रिसर्जेंस का जो मूड है पिछले 3 महीने से, कि लोगों में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आज की डेट में कि अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसको किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी के रूप में बदलें। रोहन सर, मध्य प्रदेश एक आदिवासी बहुल प्रदेश है जी। झाबुआ, धार, बड़वानी, आपका खरगोन, ये तो नॉन आदिवासी बेल्ट है। यहाँ औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी क्यों है? और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इन 4 जिलों में, खासकर झाबुआ में, धार में, औद्योगिक विकास की रफ्तार को तेज करने में अब तक नाकामयाब क्यों रहा है? देखिए, धार की आप बात करें तो पीथमपुर धार में ही आता है, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है। मतलब धार जिले का तो मेन, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र, लेकिन उसको ज़्यादातर इंदौर से जोड़ा जाता है। हाँ, पीथमपुर को इस और उसमें हमारे 2 अभी पार्क्स और हैं, जो एक जो अभी हम टेकअप कर रहे हैं, जो बड़े पार्क्स हैं। अब इसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक तो इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट रीजन्स एमपीआईडीसी द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। दूसरा, लोगों के कुछ कुछ कंसर्न्स होते हैं, जैसे लैंड रेट थोड़े से हाई हैं, या कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज़ हैं, या पानी की कुछ समस्याएं हैं, या उनको इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज़ चाहिए कुछ लोगों को पेमेंट करने के लिए, तो या लिंकेजेस हम नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे मैंने कई रीजन्स सब लोगों से एक एक जगह जाके बात करके देखे हैं और हर जगह का हम लोगों ने एक प्रस्ताव बना के राज्य शासन को, एमपीआईडीसी को भेजा है कि इस जगह पर एक पर्टिकुलर हम ये चेंजेस करेंगे, 2 या 3 इस तरह के चेंजेस, या ये सुविधाएं हम देंगे तो वो उसमें पोटेंशियल बढ़ेगा। और सब जगह पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जहाँ भी मैं गया हूँ पिछले 2-3 महीनों में, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ चेंजेस के साथ साथ 100% इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट भी किया है। हर जगह जो पहले बंद पड़ा था, अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया है। हाथोद जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक इंडस्ट्रियल एरिया था जो पिछले 5 साल से वहाँ पे एक भी यूनिट नहीं थी। अभी वहाँ पे एक 32 हेक्टेयर पे एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग मिल को हमने अभी मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और वो लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो एक वहाँ पे ऐसा लाइट हाउस प्रोजेक्ट आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी एंसिलरीज या उसको देखते देखते दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आते जाएंगे। जो आपने झाबुआ की बात करी, तो मेघनगर जो है वो भी मतलब पीथमपुर के साथ, माइंस के लिए ठीक है, पीथमपुर के साथ वो भी सबसे पुराना, सबसे वेल स्टैब्लिश्ड एक हमारा वो इंडस्ट्रियल एरिया था। धीरे धीरे वहाँ पे स्टैग्नेशन आ गया, लोगों को कुछ वजह से अट्रैक्शन कम हो गया वहाँ का। तो अब मैंने वहाँ पे विज़िट किया था, तो हम एक तो वहाँ पे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत थी, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जनवरी एंड तक वो बन जाएगा। तो एक ट्रीटमेंट प्लांट जब आ जाएगा, क्योंकि वहाँ केमिकल और फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो उनको ट्रीटमेंट प्लांट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से ज़रूरी है, तो वो अब हमने रेडी कर दिया। 1 महीने में वो चालू हो जाएगा, तो और इंडस्ट्रीज भी अट्रैक्ट होंगी। फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको किस तरह की क्लियरेंस चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, कुछ लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ें चाहिए। हम लोगों ने वहाँ बैठ के एक एक उनकी एसोसिएशन से बात करी है और धीरे धीरे हमने अपने आईडीसी को बता दिया है कि इस तरह से अगर आप निर्देश करेंगे तो आगे ये बात बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी मेघनगर में भी नए इन्वेस्टमेंट्स आना चालू हो जाएंगे। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम वहाँ पे टैप करके ये देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर की इंडस्ट्रियल एरिया की डिमांड्स क्या हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, हाँ, हम किस तरह से किस तरह के उसको लोगों को लाया जा सकता है, कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। और हर जगह हमको थोड़ा सा हमको अपने नॉर्म्स में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। सर, मैं ये भी आपसे बात करूँगा, आपने अभी रोजगार की बात की। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। कैलाश विजयवर्गीय उद्योग मिनिस्टर रहे, IT मिनिस्टर रहे,
जब वो आईटी मिनिस्टर थे तब वो इंदौर में 2 बड़ी कंपनी लेकर आए, टीसीएस और इन्फोसिस। अब वही कैलाश विजयवर्गीय ने अभी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कहा कि इनको बहुत सस्ती दरों पर ज़मीन दी गई, टीसीएस को, इन्फोसिस को। इन्होंने वादा किया था कि ये इतना % लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन दे नहीं पाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोज़गार की जो बात टाटा कंपनी कर रही थी या नारायण मूर्ति साहब कर रहे थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो मध्य प्रदेश के नौजवानों का, इंदौर के नौजवानों का तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा। स्थानीय लोगों को तो रोज़गार ही नहीं मिल रहा। स्थानीय लोगों की ज़मीन चली गई, रोज़गार नहीं मिला। ये एक बड़ी समस्या है। इसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, वो 2 जो आपने नाम लिए वो बड़े, उनको एक विशेष प्रयोजन से ये ज़मीन दी गई थी, क्योंकि एक बड़े ब्रांड्स हैं और इंटरनेशनली नोन हैं। अगर ये इस तरह के आएंगे तो ऑल ओवर जो यहाँ का यूथ है, जो नॉर्मली बेंगलोर और हैदराबाद की तरफ जाके अपना काम करता है, वो यहीं रिटेन हो जाएगा। तो इस वजह से इनको ज़मीन दी गई थी। इन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर दिया है और ये ऑब्जर्वेशन सही है कि वो उस लेवल पे नहीं, उस मैग्नीट्यूड में नहीं किया। उसका जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया गया है कि उसका एक बार रिव्यू होगा और वो शासन स्तर पे उसका जो भी निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। एक्चुअल जो रोज़गार होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी ब्रांड्स में हो। जैसे हमारे आईटी पार्क है, आईटी पार्क में क्रिस्टल आईटी पार्क है और अतुल्य आईटी पार्क है। इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो लगभग 20,000 का एम्प्लॉयमेंट ये दोनों जगह हमको दे रही हैं। इसी तरह जितने, जैसे परदेसीपुरा में हमारा एक रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसी के बगल में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वहाँ आप देखिए कि लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो एक आईटी सेक्टर को हमने एक अलग अगर उसमें फ्रेम में रखें तो भी मैं आपको कहूँगा कि जो मेजर बड़ी बड़ी आईटी कंपनी जो इंदौर बेस्ड हैं या जिनका ऑफिस इंदौर में है, उन्होंने पिछले 4-5 साल में बहुत ग्रोथ की है और एक एम्प्लॉयमेंट उनको वहाँ देने की कोशिश की गई है और उसमें सफल भी रहे हैं। साथ ही साथ जो नॉन टेक्निकल रोज़गार है, जैसे रेडीमेड कॉम्प्लेक्स में 70% वर्कफोर्स फीमेल्स का है, तो एक बहुत बड़ा गारमेंट सेक्टर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर होता है। तो उस तरह के एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो युवाओं के लिए बहुत असीम अवसर हैं। पीथमपुर में आप देखें लगभग 1 लाख लोगों का रोज़गार है और अब जब ये एक्सपेंशन के बाद ये आंकड़ा लगभग डबल हो जाएगा। छोटे छोटे क्लस्टर्स जहाँ, जैसे अभी कन्फेक्शनरी क्लस्टर हमारा बन रहा है, उसके आगे मोहना में एक हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट आ रहा है, उसके बाद विजयपुर में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट आ रहा है। तो हम ये धीरे धीरे छोटे छोटे पॉकेट्स जब डेवलप करेंगे और इसको एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारे युवा हैं जिनको यहाँ पे रोज़गार की अपॉर्चुनिटी। मध्य प्रदेश में एक समस्या ये देखने में आई कि जो हम बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं या विदेश से जो आते हैं, उनके आगे तो हम रेड कारपेट बिछा देते हैं, हम बिछ जाते हैं। लेकिन जो हमारे घर के छोटे छोटे उद्योग हैं, काम धंधे, छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, इंदौर के हैं, भोपाल के हैं, राजगढ़ के हैं, खरगोन के हैं, उनको इतनी सुविधाएं हम नहीं दे पाते। तो वो जो कहावत है ना कि आन गाँव का सिद्ध घर का जोगी, जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, हम हमारे घर के लोगों को, उद्योगपतियों की उपेक्षा कर रहे हैं, गाहे बगाए चाहे अनचाहे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये रेड कारपेट की जो आपने बात की, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है तो हमेशा ये एक सोच रहती है कि एक मेगा कोई प्रोजेक्ट आ जाए, एक बड़ा ब्रांड आ जाए, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड आता है तो अपने साथ एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लाता है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लाता है और साथ ही साथ उसके जो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, वो एक सिस्टम बनाता है, उसके फिर एंसिलरीज डेवलप होती हैं, फिर उस एंसिलरीज में रोज़गार मिलता है और उस तरह से एक पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। और ये हमेशा हर सरकार की कोशिश रहती है कि बड़े बड़े उद्योग घराने, बड़े बड़े उद्योगपति आएँ और एफडीआई आए और बड़े बड़े ब्रांड्स आएँ। तो इसमें तो उनको रेड कारपेट देने में तो हर गवर्नमेंट तैयार रहती है, वो सही भी है। लेकिन जो आपने दूसरी बात बोली, तो अब जो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मोहना का या विजयपुर का, या अभी बरलई में हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, या रेडीमेड कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो वहाँ जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की हैं जो इंदौर बेस्ड हैं। उन्होंने अपने शुरुआत की छोटे लेवल पे या मीडियम लेवल पे, धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए। तो हमारा सारा, और यही चीज़ मैंने रेप्लिकेट, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने रेप्लिकेट की थी बुरहानपुर में या नीमच में या रतलाम में। तो वहाँ पे जो भी अभी हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, उसमें 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो उसी शहर के निवासी हैं और वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अब प्रोसेस हम लगातार चल रही है। अब घर के उद्योगपति उपेक्षित नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। हम तो प्रायोरिटी में, हम लोग तो, मेरी तो कोशिश है कि हम उनको प्रायोरिटी दें और उनको देखिए,
जो हम कंसेशंस दे सकते हैं वो तो पॉलिसी से डिटरमाइन होते हैं। जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते हैं अगर उनको कोई एडिशनल कंसेशंस दिए जाते हैं तो राज्य शासन के स्तर पे उनका निर्णय होता है। लेकिन जो हमारी गाइडेड फ्रेमवर्क है उसमें हम 100% उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्या हम फैसिलिटेट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं कि किस तरह से। जैसे मेरे पास जो भी उद्योगपति आते हैं उनको मैं 4-5 ऑप्शंस दिखाता हूँ कि आपको ये वाला प्रोडक्ट है तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। उनको एक बार हम लोग विजिट कराते हैं कि आप जाके एक बार देखिए, हमारी पूरी टीम रहती है और उनको ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक चीज़ सूट नहीं कर रही या कहीं हमको उनको एडिशनल कुछ एडवांटेज देना है तो वो भी हम परमिशन लेके उनको दे सकें। तो हमारी 100% कोशिश है कि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को हम डेवलप करें। सर पहले क्या होता था इंदौर में, आपको पता ही है कि इंदौर में एमडी बैठा करते थे औद्योगिक विकास निगम में, अब कार्यकारी निदेशक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो आप हैं। पहले जो एमडी होते थे तो यहाँ हाथों हाथ निर्णय होते थे, अब आपको प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेजना पड़ता है। तो एक प्रक्रिया लंबी नहीं हो गई है? एक जो तुरंत होना चाहिए, टेबल पे आमने सामने होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं विलंब नहीं होने लगा? देखिए ये निर्णय राज्य शासन ने लिया था, ये तो एमपीआईडीसी जब उन्होंने एकेबीएन को मर्ज करके बनाया था तो उसका ये एक सोच रही थी उसमें कि जो भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इंदौर के आसपास हो रहा है, इंदौर के रीजन में हो रहा है। उस वजह से जो दूसरे प्रदेश के दूसरे जो क्षेत्र हैं उसमें वो जो औद्योगिकरण होना चाहिए या वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने पूरे होलिस्टिक मध्य प्रदेश को एक स्वरूप देने के लिए उसको एक अमालगमेशन किया था ताकि वो इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर ले सकें और जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकें। इस वजह से इस सोच के साथ एक पूरे यूनिफॉर्म डेवलपमेंट के लिए निर्णय लिया गया था। उसमें थोड़ा एक विलंब आता है लेकिन हम लोग ये कोशिश रहती है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो लगातार बना रहे और आईडीसी का जो भोपाल कार्यालय है वो बहुत मतलब एनर्जेटिकली और बहुत रिस्पॉन्सिव वे में काम करता है। एक हल्का सा विलंब होता है लेकिन वो इतना हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो डिले मिनिमम रहे और जो निर्णय हो वो तत्काल कम्युनिकेट हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हम इमीडिएटली शुरू कर सकें। तो ये भले ही एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है लेकिन एफिशिएंसी उससे कम नहीं हुई है। सर एक अगर आप देखें तो जो प्रदेश के 5 एकेवीएन हैं जी, वो उतना रेवेन्यू नहीं दे पाते जितना उससे कई गुना अकेला इंदौर देता है। 90% रेवेन्यू जो है वो इंदौर से आपके कार्यालय से जाता है, 10% में पूरा मध्य प्रदेश है। वो 90% रेवेन्यू देने के बाद इंदौर को आखिर मिलता कितना परसेंट रिटर्न है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऐसा होता है कि हम हर अभी जो प्रोसेस है कि हम लोग अपने अपने प्रस्ताव, जैसे इंदौर का कोई एक इन्वेस्टमेंट रीजन है तो वो एक प्रस्ताव बनेगा, भोपाल का है तो उसका एक प्रस्ताव बनेगा, रीवा का है या जबलपुर का है, ग्वालियर का, सबका एक प्रस्ताव बनेगा। वो प्रस्ताव बन के आईडीसी में जाता है। वो प्रस्ताव वहाँ पे इस एंगल से स्क्रूटनाइज होता है कि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, ये अगर ये इंडस्ट्रियल प्लॉट हम डेवलप, इंडस्ट्रियल बेल्ट हम डेवलप करेंगे तो लोगों की कितनी रुचि है वहाँ पे, क्या रुझान है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट आएगा। कई बार कई जगह पहले ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोगों ने करोड़ों रुपए के हमने इन्वेस्टमेंट करके रख दिए और वहाँ एक भी प्लॉट नहीं बिका या 2 प्लॉट बिके, 4 प्लॉट बिके, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो खराब हो गया, जाम हो गया, जहाँ इन्वेस्टमेंट डेड हो गया। अब वो मान लीजिए हमने कोई 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके वहाँ रख दिया, धीरे धीरे अगर वो प्लॉट यूज़ नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगा, प्लॉट बिके नहीं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड हो गया। अब ये प्रोसेस है कि हम ईओआई इनवाइट करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे एक एरिया में मुझे पीथमपुर के पास ये एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना है जिसमें मेरे पास 1000 एकड़ ज़मीन है और उसमें मुझे इतने इंडस्ट्री आ सकती हैं। उसका हम एक ईओआई निकालेंगे और जो निवेशक हैं उनसे पूछेंगे कि हम यहाँ पे इस रेट में ये अगर हम लाएंगे तो आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। अभी हमने करीब एमपीआईडीसी ने 20 एरियाज़ का इन्वेस्टमेंट ईओआई निकाला हुआ है, ऑनलाइन है। उसकी जो निवेशक हैं उसका पब्लिसिटी करते हैं तो निवेशकों का जो रुझान आता है उसमें कि वो बोलते हैं कि साहब हमें इस तरह से यहाँ पे हम इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपने जैसे क्वेश्चन किया कि इंदौर में अगर ये उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया तो सबसे पहला जो अप्रूव होगा प्रोजेक्ट वो इंदौर का होगा। तो वो जो पैसा हम बोलेंगे साहब कि हमें इंदौर के लिए 100 करोड़ रुपए इस डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो वो उसमें जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग होगी तो इंदौर को प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो ये इस और उसी तरह अगर इंदौर की जगह भोपाल में या ग्वालियर में ऐसा हुआ कि वहाँ ज़्यादा रिस्पांस आया तो पहला प्रेफरेंस वहाँ चला जाएगा। तो ये कोशिश रहती है कि जहाँ पे रिस्पांस ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पे निवेशकों के आने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी जाए। सरकार जब ये इस तरह की इन्वेस्टर मीट्स करती है तो बड़े बड़े
MOU साइन होते हैं, सब अरबों रुपए की बात, खरबों रुपए की बात होती है, लेकिन वो ज़मीन पर उतरते नहीं है, ये देखा गया। अब क्या ये कोशिश होनी, आपको नहीं लगता कि ये कोशिश होनी चाहिए कि जो बात हो ठोस हो, भले ही वो खरबों रुपए की बात ना हो, कुछ करोड़ों की बात हो, लेकिन वो ज़मीन पर आना चाहिए उद्योग। इस दिशा में कुछ काम होगा? बिल्कुल होगा। वो तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स हैं, उनसे बड़े बड़े डेलीगेशंस आके मिलते हैं। हम लोग उसको जो भी हम निर्देश प्राप्त होते हैं उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना है, उसमें हम लोग लगातार कोशिश करते हैं। एक ब्रांड होती है हर स्टेट की कि इंडस्ट्री कितना ये स्टेट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है या कितना इंडस्ट्रियल फ्रेंडली है, क्या पॉलिसीज़ हैं। तो उस डायरेक्शन में लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो अभी रैंकिंग आई थी उसमें मध्य प्रदेश शायद 2nd नंबर पे आया था। तो हाँ, ये एक प्रक्रिया है कि हम किस तरह से इन्वेस्टर्स को लगातार इनवाइट करें। कुछ स्टेट्स ऑलरेडी मैग्नेट्स हैं तो उनके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जाता है। कुछ स्टेट्स के पास ये एडवांटेज है कि वो कोस्टल हैं, वहाँ पोर्ट की फैसिलिटी है या और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अलग मॉडल्स हैं, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट नेचुरली जाता है। एमपी के साथ जितने भी जोग्राफिकल जो लिमिटेशंस हैं और साथ में जो एक पहले जो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन नहीं रहा है यहाँ पे, उस चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे अट्रैक्ट हुए हैं। और ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ब्रांड बिल्डिंग की प्रोसेस है। अब धीरे धीरे वो एक एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश होता जाएगा, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स आना और बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसा आपने GIS का बोला, GIS की वजह से जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो आए हैं या जिनको ये पता चला है कि MP एज ए डेस्टिनेशन है, तो उनका एक धीरे धीरे फिर एक माइंडसेट बनता है कि अभी नहीं तो 2 साल नहीं तो 4 साल बाद यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये प्रोसेस लगातार चल रही है। अभी जो हमारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है, वहाँ पे लगभग 10 यूनिट ऐसी हैं जो पहले कहीं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, उनका भूमि पूजन हो गया था या फैक्ट्री का काम करना चालू हो गया था। फिर उन्होंने यहाँ विजिट किया, यहाँ के सिनेरियो को समझा और यहाँ के सिनेरियो को समझ के उनको लगा कि नहीं ये बेटर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने वहाँ का काम बंद करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया। जो सबसे बड़ा एडवांटेज, जैसे एक तो आपने ही बताया कि लैंड रेट्स यहाँ पे कम है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है यहाँ पे। लेबर सस्ती है हमारी, लेबर सस्ती है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। वो यूनियन वाली जो प्रॉब्लम है या लेबर यूनियन की प्रॉब्लम, वो यहाँ पे नहीं है। जो एक गुंडागर्दी का जो एटमॉस्फेयर कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में दूसरे प्रदेशों में होता है, वो यहाँ नहीं जो है। पश्चिम बंगाल में खास तौर हाँ, पर है। मतलब कई जगह है जो लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं वो जो मुझे बताते हैं कि साहब इस तरह के सिनेरियो हैं। तो एक इस तरह से एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन धीरे धीरे बन रहा है। दूसरा जो आपने बोला, उसके लिए एक मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, जो हम आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हम इंदौर IDC या MP IDC को और ज़्यादा एग्रेसिवली करना चाहिए, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, PS MD ये सब उनके स्तर पर एक पॉलिसी भी बन रही है कि किस तरह से हम एग्रेसिवली इसको मार्केट करें चीज़ों को। कई बार आपने देखा होगा कि जो हमारा जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है या पीथमपुर है या मेघनगर है, तो इस तरह के जो एरियाज़ हैं वो बहुत दूसरे एरिया से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा वेल लोकेटेड हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट एरियाज़ हैं। तो हमको अपनी विशेषता हमको बतानी चाहिए, उस डायरेक्शन में अब हम काम कर रहे हैं और GIS एक वही प्लेटफॉर्म हमको देता है। बहुत धन्यवाद रोहन सक्सेना जी हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे रोहन सक्सेना साहब को, जो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में अब औद्योगिक निवेश की भरपूर संभावना है और एक नया मध्य प्रदेश बनने जा रहा है। एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने के लिए सब लोग तैयार हैं, बशर्ते अच्छी मार्केटिंग हो, उद्योगपतियों का सहयोग मिले, साथ मिले, तो मध्य प्रदेश में अनेक औद्योगिक संभावनाएं हैं, उनको साकार करने की आवश्यकता है। और जब ये संभावनाएं साकार हो जाएंगी तो नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और नौजवान जब तरक्की करता है, जब नौजवान प्रसन्न होता है, तो निश्चित रूप से राज्य और देश और समाज भी तरक्की करता है, प्रसन्नचित होता है। देखते रहिए DGNA न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।